तब बिहारियों से इतनी चिढ़ है तो आप, ये क्या बिहारी है? ऐसे तो मैं हरियाणवी हूँ। और आकाश अरोड़ा जी का एक सवाल था, XUV 700 और स्कॉर्पियो एन। रुपेश चौधरी जी ने पूछा है, स्कॉर्पियो एन प्रीमियम गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है और ये लग्जरी वगैरह के बारे में चक्कर में ना, आजकल बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, पापा ये गाड़ी नहीं, पापा वो गाड़ी। इसमें 1 2 3 4 4 बल्ब चाहिए होते हैं। हाई स्पीड, देखो हाई स्पीड अगर स्कॉर्पियो एन चला रहे हो तो ये 120 130 से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कौशिक व्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप लोग बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं और मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। तो आज का जो व्लॉग है मैं लिख के ले आया हूँ सारे सवाल जवाब जो आप पूछ रहे और एक एक सवाल का, यानी कि वैसे तो देखो आपको बहुत समझ हो गई है सफारी के बारे में और स्कॉर्पियो एन के बारे में, फिर भी मैं आज ऐसे सवालों के जवाब आपके पास लेकर आऊँगा। तो इस व्लॉग पे पहला सवाल ये आता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि सफारी ख़रीदें कि स्कॉर्पियो एन ख़रीदें। तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, कभी भी स्कॉर्पियो एन का और सफारी का आपस में कंपैरिजन ना करें। स्कॉर्पियो एन को ख़रीदने वाले अलग लोग होते हैं और सफारी को लेने वाले अलग लोग होते हैं। तो सफारी का स्टेट जो कंपटीशन है वो XUV 700 के पास है, अल्कज़ार के साथ है, हेक्टर प्लस के साथ है। स्कॉर्पियो एन से उसका कंपैरिजन है ही नहीं। तो इन दोनों के बारे में सवाल जवाब लेने का कोई मतलब ही नहीं है। स्कॉर्पियो एन लेनी है तो आप लीजिए, क्योंकि ये गाड़ी इंटीरियर में इतना ज़्यादा काम नहीं किया गया, ये थोड़ी रफ़ एंड टफ गाड़ी बनाई है ताकि ये ऑफ रोड करने वाले या थोड़े से हाई स्पीड चलाने वाले गाड़ी वो यूज़ करें। स्कॉर्पियो एन के बारे में बात कर रहा हूँ। सफारी थोड़ी सी खूबसूरत, प्यारी, एक अच्छी माइलेज देने वाली, एक सोफिस्टिकेटेड कार तो कर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके इंटीरियर पे प्रीमियम गाड़ी है बेसिकली। तो वो ये स्कॉर्पियो एन प्रीमियम गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है और ये लग्जरी वगैरह के बारे में चक्कर में ना पड़े। हाँ, सफारी एक हद तक XUV 700, अल्कज़ार और MG हेक्टर एक प्रीमियम लग्जरी गाड़ी के अंदर आती है। ये रफ एंड टफ गाड़ी है, तो दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो स्कॉर्पियो एन लेने वाले स्कॉर्पियो एन ही लेंगे और सफारी लेने वाले अगर वो अल्कज़ार ले रहे हैं तो सफारी ले लीजिए, अगर वो MG हेक्टर प्लस ले रहे हैं तो सफारी ले लीजिए, अगर वो ले रहे हैं आपके सामने XUV 700 तो सफारी ले लीजिए। ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता? हर आदमी की अपनी चॉइस होती है हर आदमी के फैमिली में बच्चे भी होते हैं। आजकल बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, पापा ये गाड़ी नहीं, पापा वो गाड़ी नहीं, वो लीजिए सनरूफ लीजिए। तो आप भी अपने घर में जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए। आप टेस्ट ड्राइव चारों गाड़ी की जरूर लेना और फ्रेंड टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ही आपने डिसाइड करना है, क्योंकि देखो ये 20 से 25 लाख रुपए की गाड़ी आती है, रोज़ तो ली नहीं जाती। बहुत सारे भाई हम जैसे लोग किस्तों में भी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, किस्तें भी पे करनी पड़ती हैं, फिर सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते रहो। मतलब मेरा तो ये मानना है कि बहुत सोच समझ के ही आपको अपने 20 से 25 लाख जो भी खरीद रहे हैं वो लगाने चाहिए। मेरा ये पर्सनल है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि गाड़ी एक आध साल में बदलने के लिए नहीं लेता मैं तो गाड़ी को लेने के बाद 10 साल तक चलाने के बाद ही बदलना चाहता हूँ। मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ रही हैं, एक सफारी को मैंने 2-1.5 साल में बदला है, अदरवाइज़ मैंने किसी भी गाड़ी को जल्दी नहीं बदला है। तो आपको ये मैसेज मिल गया है, कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना। और स्कॉर्पियो एन पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में आती है। पेट्रोल में 2000 सीसी का इंजन है और डीजल में 2200 सीसी का इंजन आता है। सफारी सिर्फ अभी फ़िलहाल डीजल इंजन में ही मिलती है। ये डीजल इंजन भी जो लेती है फिएट सोर्स है, 1956 सीसी का है, 170 bhp और 350 Nm का टॉर्क देती है। ये वही इंजन है जो आपकी जीप कंपास में जो होता है, हैरियर में जो होता है, MG हेक्टर में जो होता है। एक ही इंजन है फिएट जो बहुत सी गाड़ियों में लगाया जाता है। अब पूछते हैं अभी मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक ले। देखिए जी, सफारी के बारे में तो मैं आपको बोलूँगा, क्लच फिर भी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग तो उन्होंने कर दिया है, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन क्लच मुझे डीप लगा था। हालांकि मैंने शोरूम पे जाके टेस्ट किया था, अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं थी। स्टार्ट होने के बाद क्लच देखो लाइट तो हो जाएगा, पर जो डीप है वो डीप तो उतना ही रहेगा। तो मुझे थोड़ा सा डीप लगा था। तो सफारी अगर ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही लें तो अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक और मैनुअल, क्योंकि इसका जो क्लच भी इतना डीप नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, और इसका गियर नॉब भी ठीक है। गियर नॉब तो सफारी का भी ठीक है, लेकिन ये दोनों ले सकते हैं। ऑटोमेटिक लेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो एन मैनुअल भी ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैनुअल आप सफारी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। माइलेज देखो, स्कॉर्पियो एन को मैंने चलाया भैया सिटी में, दोनों में 16 से ऊपर इसने माइलेज मुझे अभी नहीं दी है। हालांकि ट्रैफिक जैम भी होता। हाँ, एक बार मैं गुड़गांव से सुबह 5 o'clock और मैं पठानकोट पहुंचा था, तो मुझे 19 साढ़े 19 की बिना इसने AC के, तब मुझे ट्रैफिक नहीं मिला था। अभी ट्रैफिक मिला तो 16 की दी है। लेकिन जो सफारी है
वो सफारी 1-2 किलोमीटर का एक्स्ट्रा आपको माइलेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसका इंजन 1956 सीसी का है, टॉर्क भी कम है, और इसका इंजन 2200 सीसी का डीजल, मैं डीजल की बात कर रहा हूँ। और पेट्रोल की माइलेज बहुत ही कम आती है। पेट्रोल की माइलेज में हाईवे पे 10 या 11 की आएगी, और अगर सिटी में बोलूँ तो 5 या 6 की देगी। मैं स्कॉर्पियो एन पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। अब भैया बहुत से लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि इसकी लाइट के बारे में। देखो लाइट आप ध्यान रखना, इसकी लाइट 2 लाइट होती है, ये होती है हमारी लो बीम, ये होती है हमारी हाई बीम। इसमें 1 2 3 4 4 बल्ब चाहिए होते हैं। 6-7 हज़ार रुपये के आपको चारों बल्ब मिल जाते हैं। बल्ब लगवाना, LED लगवाया मैंने 60+60, वो 120 बोलते हैं, इससे 120 मत कन्फ्यूज है ना, ये 60+60 है, और पूरी प्रॉपर लाइट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सफारी में ध्यान रखना 4 बल्ब नहीं चाहिए होते, 2 बल्ब चाहिए होते, वो भी 5-6 हज़ार रुपये में। आपको फिलिप्स ले लो, ओसवाम ले लो, या और भी चाइनीज़ भरे पड़े हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो दो कन्फ्यूज मत हो ना, इसमें 4 लगते हैं, उसमें 2 लगते हैं। सिर्फ मैं सफारी की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 लगे। में 60+60 मोर देन सफिशिएंट है, इससे ऊपर मत जाइए। इससे ऊपर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके सामने। इसके सामने ये जो वायरिंग इसके अंदर होती है, जो इसमें बैटरी लगी होती है, जो इसमें फ्यूज़ लगे होते हैं, वो 60+60 पर ही डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा लगवा देते हो तो हो सकता है कि लोड पड़े, और लोड पड़ने का मतलब है कभी कभी कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप इसके अंदर 60+60 के लगाइए, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे इस गाड़ी का जो ये एंगल आप देख रहे हैं, ये सबसे अच्छा एंगल लगता है मुझे इस गाड़ी के अंदर, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अगला सवाल फ्रेंड है हाई स्पीड। देखो हाई स्पीड अगर स्कॉर्पियो एन चला रहे हो तो ये 120-130 से ऊपर आपको डामाडोल कर देती है, तो एक ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है। सफारी पे आप हाई स्पीड कर सकते हो, 150-160 भी मैंने इस गाड़ी को चलाया है, स्टेबल रहती है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सर्विस कॉस्ट। आप सर्विस कॉस्ट में ध्यान रखना, इस गाड़ी की जो सर्विस होती है वो हर 10,000 किलोमीटर के पास होती है, लेकिन सफारी की जो सर्विस होती थी वो 15,000 किलोमीटर की होती है। यानी कि बहुत सारी गाड़ियों की 15,000 रुपये होती है, इसको हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस लेना पड़ेगा, उसको 15,000 रुपये लेना पड़ता। यानी कि अगर इसके 10,000 किलोमीटर पे अगर 7,000 दे रहा हूँ सर्विस के, और उसके 15,000 10,000 दे रहा हूँ, तो दोनों को इक्वल पड़ जाता है। ये 10,000 रुपये सर्विस इसकी होती ही होती है, उसकी 15,000 रुपये होती है। अब एक बात और सुनिए, अगर हम इस गाड़ी की सर्विस कराते हैं और सर्विस मान लो फ्री है पहले, तो इसका अगर मैं DEF भी डलता, उसमें अगर नहीं डलता है और आई थिंक GST भी इंक्लूड नहीं होता, तो 3,500-4 हज़ार में इसकी सर्विस हो जाती है। लेकिन जैसे इसमें DF डलवाते हो आप इसकी सर्विस करवाते हो, सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं, तो इसकी भी सर्विस आपकी 7 से 8 हज़ार रुपये जाएगी। जबकि मैंने कोई एयर फिल्टर वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया, तो वो 15,000 रुपये जा रहे थे, ये 10,000 में जा रहे हो। ये थोड़ा पॉइंट है, आप इसको समझ लेना। बहुत कम लोग ये बताते हैं इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है। मैं डीजल की बात, ये दोनों ही गाड़ियाँ 7 सीटर और 6 सीटर मिल जाती है। सफारी भी आपको 6 और 7 सीटर में कैप्टन सीट बोलते हैं ऑप्शन मिल जाती है, और ये गाड़ी भी आपको मिल जाती है उस सीटर में। अब आता है फुट स्टेप। फ्रेंड इस गाड़ी के अंदर आपको ये जो फुट स्टेप है ये लगाया मिलता है, और इस गाड़ी में अगर फुट स्टेप नहीं होगा तो इस गाड़ी में चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल, आप चढ़ ही नहीं सकते। मेरी हाइट का 5 फुट 10 इंच का आदमी हूँ मैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं इसके अंदर चढ़ नहीं सकता अगर मैं इसके अंदर फुट स्टेप ना लगाऊं। ये अच्छी बात है कि स्कॉर्पियो एन में आपको लगाया मिलता है, पर सफारी में आपको अगर कंपनी से लगवाते हो तो 18,000 का पड़ता है, जो काफ़ी कॉस्ट है। बाहर वो 8,500 का मिल जाता है। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कौशिक जी आपने ट्रिप नहीं मारा। भाई ट्रिप मैं जब मारता हूँ, मेरी ख़ास बात है, या तजुर्बा कह लो या एक्सपीरियंस कह लो, मैं हमेशा जब जाता हूँ ट्रिप पे, जब मेरे 100 रुपये की वैल्यू 200 रुपये हो जाती है, मैं तब घूमने कभी नहीं जाता जब मेरे 100 रुपये की वैल्यू 50 रुपये रह जाती है। जब भी आप कभी लॉन्ग वीकेंड पे जाएंगे, क्रिसमस में जाएंगे, नए साल में जाएंगे, आपकी वैल्यू पैसों की आधी रह जाती है, आपकी इंजॉयमेंट बंद हो जाती है। और बिलीव यू मी भाई साहब, कई तो ऐसे लोग होते हैं जो नफरत कर बैठते हैं हिल स्टेशन से, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी बसड़, 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में। तो वो मैं जाता हूँ ऑफ सीजन पे, जैसे कि अभी 15 तारीख को अगर आप, मेरा ये आपसे कम है, 15 तारीख को अगर आप मनाली जाते हैं तो 15 से लेके आपको स्नोफॉल तो तब भी मिल जाएगी, लेकिन आपको रूम रेंट आधा मिलेगा, भीड़ आधी मिलेगी, सोलांग पे आधा मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अपने पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो। अभी बहुत प्रश्न चल रहा है, तो मैं इस बछड़ में जाता नहीं कभी। अब जैसे जनवरी आ गया तो भाई ज़रूर जाएंगे कहीं ना कहीं, आपको वो जल्दी ट्रिप आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, मैं कभी भी पीक सीज़न में नहीं जाता हूँ। पीक सीजन में कहाँ जाऊँगा मैं, जैसे मैं तुंगनाथ जी चला गया था, जहाँ पे रश कम हो, वैसे हालांकि वहाँ भी रश ज़्यादा होने लग गया। ठीक है जी। और जब भी कभी आपको विंटर्स में घूमने जाना, तो आपको विंटर्स में क्या करना फ्रेंड्स, आपको वेस्ट इंडिया में जाना है।
वेस्ट में या साउथ में कह लीजिए, क्योंकि विंटर्स होते हैं वहाँ मौसम ठीक होता है। जैसे मैं कन्याकुमारी गया था तो मैं मार्च के महीने में गया था, तो मार्च के महीने में आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी फ्रेंड, ध्यान रखना। अभी आप जाइए गुजरात, रण देख के आइए, गिर जाइए, आप जाइए इस वक्त अभी केरला जाइए, आप जाइए महाराष्ट्र जाइए, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और सर्दियों में आपको गर्मी भी फील नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। सर्दियों में आप जा रहे हैं स्नोफॉल में, आप जाइए, पर मुझे इतना मज़ा नहीं आता, ठंड भी बहुत पड़ती है, लेकिन कभी कभी चला जाना ये ठीक रहता है। हमेशा जैसलमेर जाइए आप, मज़ा आएगा। वो मैं कहता हूँ ना, मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस है। जैसलमेर जाइए आप, और जैसलमेर जाने के बाद जब सम जाते हैं, जब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं या टेंट है, उसके बाद वहीं से स्टेट निकलिए आप, पहले आएगा लोंगे वाला, फिर जाइए तनोट, वो रास्ता ज़रूर देखिए, मज़ा आएगा। जो लोग हाईवे पे ड्राइव करना चाहते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो आप याद करेंगे कौशिक भाई को। मैंने पिछले ब्लॉग में एक बोल दिया था कि बहुत सारे भिखारी आते हैं मेरी गाड़ी पे, मैंने पीपीएफ का वीडियो था, तो एक भाई ने मुझे कहा था बिहारियों से इतनी चिढ़ है तो आप, अरे भाई मेरी बिहारी अपने भाई हैं भाई, ये क्या बिहारी है, ऐसे तो मैं हरियाणवी हूँ, तो हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये प्लीज़ आप ये बिहारी, ये मतलब मैं ये नहीं चाहता, वो अपने भाई हैं भाई। मैंने कहा था कोई भिखारी आता तो स्क्रैच मारता, टक टक करते हैं, चम्मच से कर देते हैं कई बार, तो गाड़ी पे स्क्रैच पड़ जाते हैं। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने भाई बिहारी, मैं ऐसे घटिया वर्ड यूज़ नहीं करता, सब अपने हिंदुस्तानी हैं, पूरा इंडिया एक है। आप मुझे कुछ बोलोगे, मैं किसी को भाई 27 स्टेट से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर आदमी को ऐसे नाम से बोलोगे क्या? तो प्लीज़ आप कमेंट जब दीजिए, जब समझिए पहले मैंने क्या बोला। मैंने बोला भिखारी, आप दोबारा वीडियो देख लेना मेरा। और आकाश अरोड़ा जी का एक सवाल था XUV 700 और स्कॉर्पियो एन, तो आई थिंक उनको मैंने जवाब दे दिया है। मेरे पास अगर ऑप्शन होगी आकाश अरोड़ा जी, तो मैं स्कॉर्पियो एन और सफारी में से एक गाड़ी लूँगा, मैं XUV 700 नहीं लूँगा, क्योंकि उसमें से कुछ दिक्कत है उस गाड़ी के अंदर, मैं बता चुका हूँ काफ़ी, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उस गाड़ी के कहीं दिक्कत है, इसलिए वो गाड़ी मैं नहीं खरीदना चाहता। रुपेश चौधरी जी ने पूछा है NZ4 लूँ और XUV 700 MX लूँ, तो मेरा मतलब है अगर NZ4 अगर पेट्रोल ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप Z4 ले रहे हो तो या तो लेना आप ऑटोमेटिक लेना, तो ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो एन ले लो, XUV 700 से बेटर है। वो मैं बताऊंगा अभी आपको कि क्यों मैं ऑटोमेटिक लेने के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। और अगला फ्रेंड एक भाई ने मुझसे ये पूछ लिया कि रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, तो मेरा ये भाई ये गाड़ी जो है ये स्कॉर्पियो एन रियर व्हील ड्राइव है। रियल मतलब इसके पिछले टायरों में जान है, आगे में नहीं, और मैंने ये देखा है, मेरा ये तजुर्बा है, रियर व्हील ड्राइव में हमेशा मेरी गाड़ी फंसती है, इस गाड़ी में कम जान होती है। मुझे नहीं पता, उस गाड़ी में जो हिचकोले भी बहुत ज़्यादा खाती है, बिकॉज इसका बिहेवियर ही ऐसा है भाई, ये बिहेवियर ऐसा है। तो मैंने पहली बार चलाई है गाड़ी, तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा मोनोकॉर्क होता है, ये बॉडी ऑन फ्रेम है, जो मोनोकॉर्क होता है यानी कि नीचे का हिस्सा भी सेम है और ऊपर का भी। इसमें क्या है कि नीचे का अलग है चेज़, उसके ऊपर बॉडी रख दी है, तो हिचकोले खाती है, स्क्रू कस रखा है। इस गाड़ी में आवाज़ आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब पूरी एक ही गाड़ी होती है, पैटर्न एक होता है, तो वो अलग नहीं होते। ये पेच वेच ढीले हो गए, इनके स्क्रू करा, कभी आवाज़ आ सकती है। तो ये रियर व्हील ड्राइव है, और मेरा ये मानना है कि भाई रियर व्हील ड्राइव में पावर लोग ज़्यादा बोलते हैं, मेरे से नहीं होती। फ्रंट व्हील ड्राइव में मैं ज़्यादा इंजॉय करता था। और आपको बता दूं, ये स्कॉर्पियो एन पेट्रोल और डीजल दो में आती है। जो पेट्रोल है उसके अंदर 2000 सीसी का इंजन है। आप Z2, Z4, Z6 कोई सा मॉडल ले लीजिए, आपको 200 bhp मिलती है और 350 Nm टॉर्क मिल जाती है। मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे फ्रेंड आप डीजल खरीदते हैं, जैसे इस गाड़ी का डीजल खरीदते हो, डीजल में ध्यान रखना, अगर आप मैनुअल Z4 ले रहे हो, Z2 ले रहे हो, तो पावर 130 bh है इसकी, समझ गए। लेकिन जैसे आप Z4 4x4 ऑटोमेटिक खरीदोगे तो पावर पूरी 175 कितनी Nm टॉर्क भी पूरा 370-80 मिल जाता है। तो फुल पावर के साथ लेनी है तो Z4 ऑटोमेटिक लें या Z4 मैनुअल 4x4 लें। 4x4 ले सकते हैं, वही भाई लें जिसको 4x4 का मतलब यूज़ हो। बार बार मैं इस बारे में आपको बताता रहता हूँ। और एक सवाल और है भाई, वो ट्रिप ए और ट्रिप बी है, क्या हुआ? तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी का भी ट्रिप और ट्रिप बी अभी भी वही प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और मेरी गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही इशू है, ट्रिप ए और ट्रिप बी। अदरवाइज मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये गाड़ी बहुत ही मतलब क्या बोल, नज़र लग जाती है लोगों की। तो मुझे इस गाड़ी से कोई तकलीफ नहीं है। सर्विस के बारे में फिर बता रहा हूँ, महिंद्रा की कोई भी गाड़ी वो मत लीजिए जो ज़्यादा टेक्निकल सेंसर बेस्ड हो, मिनी कंप्यूटर्स लगे हैं, ये लगे, क्योंकि इनसे संभलता नहीं है।
आप Z4 ले लो, ऑटोमेटिक ले लो, भाई इतना ही संभाल सकते हैं। ट्रिप पे और ट्रिप भी चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इनसे सॉल्व नहीं हो रही है। सफारी भी, अगर सफारी का एक स्मार्ट आता है, पर स्मार्ट के अंदर ले सकते हो आप 20 लाख का ऑन रोड पड़ जाता है, पर उसमें काफ़ी फीचर्स नहीं है। फिर भी जिसको सफारी चाहिए, पूरी शेप की गाड़ी चाहिए, तो वो 20 लाख रुपए में सफारी ले सकता है। ऑटोमेटिक लेंगे तो 23 से 24 लाख का पड़ता है आपको। आई थिंक वो प्योर है, प्योर प्लस ऑटोमेटिक। तो 20 लाख की वैसे ले लीजिए, और ये गाड़ी आपको 20 लाख रुपए में, 21 लाख रुपए में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। ऑटोमेटिक लोगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे ये पर्सनल थॉट्स है फ्रेंड्स। हो सकता है कि कई बार भाई मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हाँ कार एंथुसियास्ट जरूर हूँ, मैं कार को प्यार करता हूँ। ये गाड़ी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए गाड़ी नहीं है, इमोशंस है बेसिकली मेरी गाड़ी। एक घर और एक गाड़ी और मेरी फैमिली, भैया 3 चीज़ों के आसपास ही मेरी ज़िंदगी घूमती है। मेरा घर, मतलब मेरा परिवार, और ये मेरी गाड़ी इसी में घुमाती है। ये भी एक मिनी घर ही है मेरे लिए। सेफली जाओ, सेफली आओ। अब इस गाड़ी के अंदर भी 6 एयरबैग आ गए हैं। और सफारी के बारे में जो मैंने आपको बताया ना, अगर लोअर मॉडल भी खरीद रहे हो, यानी कि स्मार्ट वाला मॉडल भी खरीद रहे हो, जो 20 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है गुड़गांव में, उसमें भी 6 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। साउंड सिस्टम नहीं मिलता, वो मैं ब्लॉग बाद में बनाऊंगा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ सवाल मैंने क्लियर कर दिए हैं। आकाश अरोड़ा जी को, रुपेश चौधरी जी को मैसेज मिल गया होगा। और मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, संजीव चुग साहब भी हैं, हमेशा सबसे पहला मैसेज डालते हैं। चुग साहब मिले तो कभी नहीं, पर याद हम आपको हमेशा रखेंगे। एक है हमारे विमरेश मुकेश कुमार जी, ज़रूर मिलेंगे, आपने कहा था मिलेंगे। और आपसे तो हमारी नज़दीकियाँ वैसे ही इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आपका कमेंट नहीं आता, लगता है भाई कमेंट कैसे मिस हो गया। पेट्रोल और डीजल कौन सी गाड़ी लें बढ़िया? अगर आपकी गाड़ी महीने में 1000 किलोमीटर से नीचे चलती है तो पेट्रोल लेंगे। दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर जहाँ ये 10 साल वाला रूल लागू होता है। और डीजल की गाड़ियाँ आहिस्ता तब मज़ा आता है, ना ही चलाएं तो अच्छा रहेगा। अगर इस सीट को भी 50-50 कर दिया जाए या पूरा का पूरा रिक्लाइन करा दिया जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये सीट थोड़ी सी रिक्लाइन हो जानी चाहिए, 50-50 पे भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर 7 सीटर प्रॉपर कार कौन सी है, तो मैं बोलूँगा, वैसे मैं ऑन स्कॉर्पियो एन करता हूँ, लेकिन स्कॉर्पियो एन भी प्रॉपर 7 सीटर कार नहीं है। इसके 2 बैठ तो सकते हो, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईएस्ट जो स्पेस मिलता है पीछे की 2 सीटों में वो सफारी में मिलता है, ना XUV 700 मिलता है। इस सफारी में कुछ ज़्यादा अच्छा कंफर्ट रहता है। हालांकि में फिर डिग्गी ख़त्म हो जाती है, या तो डिग्गी का स्पेस कम कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेस उसी में है। सभी गाड़ियों में 3rd रो में एडजस्टमेंट की जाती है। बल्कि मैंने तो फॉर्च्यूनर में को भी देखा है, एंडेवर में भी देखा है, तो पीछे की 2 सीटें ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। बल्कि मैं एक बार किया कैरेन में बैठा था, किया कैरेन का स्पेस ठीक लगा था, सफारी के बाद मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगा। तो 7 सीटर कार लेनी है तो सफारी 20 लाख वाली ले लीजिए, स्मार्ट वर्जन, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो जितने भी सवाल आपने मेरे से पूछे थे, आई थिंक उनमें से काफ़ी का जवाब मैंने दे दिया है। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो तहे दिल से माफ़ी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। 18 इंच के टायर मैंने लगवा रखे गाड़ी के अंदर। 18 इंच के टायर लगवाने से माइलेज आधा किलोमीटर कम हो जाती है, ऑटोमेटिक लेने से भी आधा किलोमीटर कम हो जाती है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक वर्जन है, AMT IMT नहीं है, ये टॉर्क कन्वर्टर कहते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम को। पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है, DCT वगैरह नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ये बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं IMT और AMT देख के। AMT और IMT फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं होते, वो थोड़े से महंगे होते हैं मैनुअल से। लेकिन जो पूरा टॉर्क कन्वर्टर जो आपका ऑटोमेटिक है, ये थोड़े से 1.5 से 2 लाख रुपए महंगे होते हैं। लाख रुपए तक भी ऊपर महंगे होते हैं, 1 लाख 1.5 2 लाख। और हुंडई भी बनाता है बहुत सारी कंपनियों के ऑटोमेटिक गाड़ी। और जब भी ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलाते हैं तो फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक जैम के अंदर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि गाड़ी आप लंबे समय तक रख सकते हैं। देखो अगर आप जवान हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल से 35 साल से नीचे है, तो आप मैनुअल गाड़ी को एंजॉय कीजिए, खूब मजे लीजिए। मैंने भी बहुत लिए, मैंने हमेशा मैनुअल गाड़ी चलाई है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है तो पैरों वैरों में दर्द के हिसाब से, वैसे तो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अगर 10 साल गाड़ी रखता हूँ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, ऐसे प्यार देते रहिए। माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं। व्लॉग आपको आगे भी मिलते रहेंगे, ये मेरा वादा है। चाहे हफ्ते में एक आए, चाहे 3-4 दिन में एक आए, जो आपने प्यार दिया, मोहब्बत दी है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं कभी भी नहीं बोलता मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अच्छा लगेगा, प्यार आएगा तो ही सब्सक्राइब करना। वैसे जो भी है, हर एक आदमी भी
एक आदमी जो मेरा व्यू देखता है मेरे लिए वो 1 मिलियन के बराबर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।